नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के इन टर्म एग्जामिनेशन से संबंधित इतिहास विषय से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं और जिन जिन प्रश्नों पर बीए थर्ड सेमेस्टर के दोनों पेपर हिस्ट्री के हो गए 201 और 202 दोनों में मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसमें से 90 से 95% क्वेश्चन मिले हैं। तो आज और बीए फर्स्ट सेमेस्टर में भी जो फर्स्ट पेपर हुआ है उनमें भी जो प्रश्न मैंने हल कराया आपको बताया वो प्रश्न मिले हैं। और आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर HIS 102 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको मेरा जो महत्वपूर्ण कंटेंट है वो प्राप्त हो, जिससे कि आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हम लोगों का, जैसा कि बता चुका हूँ, बीए प्रथम सेमेस्टर इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र HIS 102 कोड है। पेपर का नाम है एंसेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 750 AD, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास 750 ईस्वी तक आपको पढ़ना है। और इसमें से सेकंड पेपर से प्रश्न आएंगे। तो पहला प्रश्न मैं बनाया हूँ, देखिए आप, किस पुरा पाषाण कालीन स्थल से चित्रित शैलाश्रय मिला है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस पुरा पाषाण कालीन स्थल से चित्रित शैलाश्रय मिला है। तो यह भीमबेटका से मिला है। चित्रित शैलाश्रय मतलब चित्र बने हुए पत्थरों के घर, तो ये मिला है भीमबेटका से। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और जो पूरा पाषाण कालीन उपकरण थे उनका नाम पूछे तो हैंडेक्स, क्लीवर और स्कैपर आदि जो उपकरण मिले हैं वो पूरा पाषाण कालीन है। तो आप इसे तैयार करें। अगला प्रश्न है, किस स्थल से मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। तो यह मिले हैं सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी से। और स्थान का नाम पूछे तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ व राजस्थान के बागौर से ये जो मिले हैं। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ व राजस्थान के बागौर से मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। और मानव अस्थिपंजर, मध्य पाषाण कालीन मानव अस्थिपंजर कहाँ से मिला है। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के प्रतापगढ़ के सराय नाहर व महादहा से। और मध्य पाषाण कालीन उपकरण कैसे थे तो बहुत ही सूक्ष्म थे, छोटे छोटे थे, जिन्हें कि माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न आपसे बन जाएगा कि माइक्रोलिथ का संबंध किस काल से है। तो यह मध्य पाषाण काल से है। और यदि हैंडेक्स, क्लीवर या स्क्रैपर में से कोई पूछे तो वह पूरा पाषाण कालीन है। और अगला प्रश्न मैं बनाया हूँ, देखिए आप लोग, सबसे प्राचीनतम कृषि साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। मेहरगढ़ से। लेकिन नवीन अनुसंधान होने से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य जो हैं वो संत कबीर नगर के लहुरा देव से मिले हैं, जो चावल प्राप्त हुए हैं। तो यदि मेहरगढ़ ऑप्शन में रहेगा और लहुरा देवर रहेगा तो लहुरा देव होगा। और यदि मेहरगढ़ है तो मेहरगढ़ होगा। और प्राचीनतम चावल के साक्ष्य पूछे तो वहाँ पर यदि लहुरा देव है तो लहुरा देव, नहीं तो इलाहाबाद के कोल्डिहमा से प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं चावल के। तो दोनों नामों से आप देख लीजिएगा जो रहेगा ऑप्शन में। यदि लहुरा देव और कोल्डिहमा हो तो लहुरा देव होगा, और सिर्फ कोल्डिहमा हो तो कोल्डिहमा होगा। और यदि मेहरगढ़ है कृषि के लिए तो मेहरगढ़ है। अगला प्रश्न है, किस नवपाषाण स्थल से गर्तावास मिले हैं। यानी कि किस नवपाषाणिक स्थल से गर्तावास यानी गड्ढे का घर मिला है। तो यह जो मिला है वह मिला है बुर्जहोम और गुरफकराल। और यदि पूछे कि बुर्जहोम और गुरफकराल कहाँ पर स्थित था तो वह है कश्मीर में। और अगला प्रश्न मैं बनाया हूँ, हिरण के सिंहों से औजार बने जो मिले हैं कहाँ से मिले हैं। जो कि हिरण के सींगों से बने उपकरण मिले हैं वह मिले हैं चिरांद स्थान से, जो कि बिहार प्रांत में है। आप इसे तैयार करें। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा प्रयोग प्रथम धातु। तो मानव द्वारा प्रयोग प्रथम धातु जो था वो तांबा था। और मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु किसे बनाया गया तो कुत्ते को। और आग की खोज कब हुई तो आग की खोज यानी आग की जानकारी पूरा पाषाण काल में मानव को थी, लेकिन आग का विधिवत प्रयोग जो हुआ वह नवपाषाण काल में हुआ। और कृषि का प्रारंभ मानव कब किया तो
वह किया 9 पाषाण काल में, तो आप इसे तैयार करें। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी। उत्खननकर्ता, हड़प्पा सभ्यता का उत्खननकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। और यदि यह पूछे हड़प्पा किस नदी घाटी में स्थित था, तो रावी नदी के तट पर था। और यह इस समय हड़प्पा कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में क्या अर्थ होता है? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का क्या नाम है? मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे यदि पूछा जाए, तो वहाँ पे होगा ट्राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। आप इसे तैयार करें। अगला प्रश्न है कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। पशुपति शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है? वह भी मोहनजोदड़ो से। अन्नागार कहाँ पर मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। स्नानागार कहाँ पर मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। इसे आप तैयार करें। अगला प्रश्न है कि किस हड़प्पा स्थल से बंदरगाह या गोदीवाड़ा या डार्कयार्क मिला है? तो वह मिला है लोथल से। और चावल के साक्ष्य किस संधव स्थल से मिले हैं? वो भी आपके लोथल से। यदि यह पूछे लोथल किस नदी के तट पर है, तो लोथल जो है वह भोगवा नदी के तट पर है। आप लोग इसे तैयार करें। अगला प्रश्न है जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? चूड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर पूछे जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो कालीबंगा से। चूड़ी कहाँ से मिली है? कालीबंगा से। और किस सैंधव स्थल से जल निकासी की उत्तम व्यवस्था मिली है? वो भी मिली है कालीबंगा से। और अग्निकुंड भी कहाँ मिली है? तो यह भी कालीबंगा से। और यदि कालीबंगा न हो और अग्निकुंड की बात हो, तो लोथल से भी मिली है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता जो थी वह यह थी कि सिंधु सभ्यता नगरी सभ्यता थी। उनका नगर नियोजन बड़ा ही उच्च कोटि का था। तो आप इसे तैयार करें। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग लिंग और योनि की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुपति शिव की पूजा करते थे। आप इसे तैयार करें। अगला प्रश्न है आर्यों का निवास मध्य एशिया था, किसने माना? तो मैक्स मूलर ने माना। उत्तरी ध्रुव आर्यों का निवास स्थल था, किसने माना? तो यह माने हैं तिलक ने। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल के देवता, सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। और इंद्र के लिए ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख किया गया है? तो 250 यानी कि 250 बार। और वैदिक काल के दूसरे प्रमुख देवता कौन थे? वे थे अग्नि, जिनके लिए 200 बार उल्लेख हुआ है इनका, अग्नि का। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति थे। अगला प्रश्न संख्या 19 में है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, किस वेद में? तो यह कहा गया है अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। और वह निरंजना नदी के तट पर, कहीं कहीं निरंजना नदी का नाम पुनपुन नदी भी आता है। तो आप इसे तैयार करें। और गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, जिसका प्राचीन नाम था ऋषिपत्तनम में। यदि यह पूछे कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, यदि सारनाथ होगा तो सारनाथ ट्रिक करेंगे आप, या ऋषिपत्तनम हो तो ऋषिपत्तनम को ट्रिक करेंगे। अगला प्रश्न है प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। और अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में मिलता है और भगवती सूत्र जैन साहित्य में मिलता है। यानी कि 16 महाजनपदों का उल्लेख जो मिलता है, वह 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है, वह उल्लेख जो मिलता है, यदि बौद्ध ग्रंथ की बात आएगी तो अगुंतर निकाय में, और भगवती सूत्र की बात आएगी तो यह जन साहित्य से मिला है। आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। और साथ ही 16 महाजनपदों के जो राजधानियां थी उन्हें भी आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि पेपर कल है, एक बार सरसरी नज़र से आप देखेंगे, क्योंकि संभव नहीं है कि सिलेबस बहुत बड़ा आपका है। मैं उन सिलेबस से जो क्वेश्चन बना रहा हूं, जो अभी 3 पेपर बीते हैं, 2 पेपर
बीए थर्ड सेमेस्टर के और एक पेपर बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें से 35+ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 40 में से, तो आपके लिए पर्याप्त होगा। आप लोग 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों को भी देख लेंगे। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसे साहित्य में शोणिक के नाम से भी जाना जाता था। और बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी गिरिव्रज और राजगृह। कहीं कहीं गिरिव्रज देता है और राजगृह, यानी दोनों का एक ही नाम है। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, जिसे साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? शोणिक के नाम से। और इसकी राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज या राजगृह थी। और इसका लड़के का क्या नाम था? अजातशत्रु था। और अजातशत्रु को साहित्यों में कुणिक के नाम से जाना जाता है। और अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। आप लोग इसे तैयार करें। अगला प्रश्न है, पाटिल ग्राम की स्थापना किसने किया था? तो पाटिल ग्राम की स्थापना उदाइन ने किया था। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो कौटिल्य। कौटिल्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था। तो आप इसे तैयार करें। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार अपना प्राण त्यागा था? तो वह जैन मुनि भद्रबाहु के संपर्क में आकर जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। और अपने शासन के अंतिम 12 वर्षों में भीषण अकाल पड़ने के कारण वह अपने को दोषी मानते हुए जाकर दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला में संलेखना यानी कि उपवास के द्वारा अपना प्राण त्यागा था। तो आप इसे तैयार कर लें, यहाँ से निश्चित तौर से प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न है, किस शासक ने मीठी शराब, दार्शनिक एवं सूखे मेवे की मांग की थी सीरिया नरेश से? तो यह था बिंदुसार। और यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि चंद्रगुप्त को यूनानी इतिहासों में, यूनानी साहित्यों में किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त को सेंट्रोकोट्टस के नाम से जाना जाता है। और कौन विद्वान था जिसने सेंट्रोकोट्टस को चंद्रगुप्त के रूप में पहचान की? तो वह किए थे विलियम जोन्स महोदय। तो आप इसे तैयार करें। अगला प्रश्न है, देवा नाम प्रिय किस मौर्य शासक को कहा जाता था? तो अशोक को। और अशोक ने किसे बौद्ध धर्म की दीक्षा प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था? किसको? तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। अगला प्रश्न है, अशोक का नाम किस अभिलेख में अशोक मिलता है? तो मास्की एवं गुर्जरा से। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग का युद्ध अपने शासन के किस वर्ष में लड़ा था? तो 8वें वर्ष में। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने अपने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म विजय की नीति का आलंबन किया था। तो इसे आप तैयार करें। और कलिंग युद्ध का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, किस अभिलेख में मिलता है? तो यह मिलता है 13वें शिलालेख में अशोक के मिलता है। और यह प्रश्न पूछे कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय किसे प्राप्त है, किसने पढ़ा सर्वप्रथम? तो वह पढ़ा था जेम्स प्रिंसप ने। अगला प्रश्न देखें, समाहर्ता जो कि मौर्यकालीन एक अधिकारी था, वह किसके तुल्य था? तो वह उसका काम वित्त मंत्रालय देखना था, वित्त मंत्री के तुल्य था। असन्निधाता का जो पद था मौर्यकाल में, वह किसके योग्य था? तो वह था राजकीय कोषाध्यक्ष के। इसी प्रकार से और प्रश्न है कि मौर्यकालीन एग्रोनोमोई अधिकारी को क्या कहते थे, या एग्रोनोमोई अधिकारी किसके तुल्य होता था? तो जिला अधिकारी के। और अगला प्रश्न है, एंटीनोमोई किस अधिकारी को कहते थे? तो वह नगर आयुक्त को कहते थे। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? श्री गुप्त था। और गुप्त संवत किसने प्रारंभ किया? तो गुप्त संवत 319-20 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे गुप्त संवत 319 से 320 ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी है, में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत प्रारंभ किया था। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है।
कविराज की उपाधि किसे मिली थी? वह भी समुद्रगुप्त को मिली थी। और बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर तस्वीर किस गुप्त शासक की मिलती है? तो वह मिलती है समुद्रगुप्त की। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ महोदय ने कहा था। तो आप इसे तैयार करें। अगला प्रश्न है, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त सेकंड, जिसकी उपाधि थी विक्रमादित्य की। और चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि किस अवसर पर ग्रहण की थी? तो वह था शकों के उन्मूलन पर। तो आप लोग तैयार कर लें। और एक प्रश्न चंद्रगुप्त सेकंड से ये भी बनता है कि मेहरौली का लौह स्तंभ किसने बनवाया था? तो वह चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने। अगला प्रश्न है, हुड़ों को पराजित करने वाला गुप्त शासक था? तो वह था स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, त्रिकोणात्मक संघर्ष जो कन्नौज के लिए हुआ उसमें कौन कौन राजवंशों ने भाग लिया? तो पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश ने। अगला प्रश्न है, खजुराहों का प्रसिद्ध मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने। और एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश के। और राष्ट्रकूट वंश का कौन सा शासक कैलाश मंदिर एलोरा का बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम। और अगला प्रश्न है, कांची का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। और यदि यह पूछे कि रथ मंदिर या महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था महाबलीपुरम मंदिर या रथ मंदिर। और कांची का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। आप लोग इसे तैयार कर लें। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से। और प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो हरिशेण। कौन था? हरिशेण था। अगला प्रश्न है, हर्ष को दक्षिण भारत में बढ़ने से किस शासक ने रोका था? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट पर हर्ष को हराया था। और इस पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित अभिलेख कौन सा है? तो एहोल अभिलेख है। यदि यह पूछे कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया था, इसका साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो यह जो मिलता है वह चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। और यह प्रश्न पूछे कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो वेंगसांग आया था। और वेंगसांग ने जो बातें लिखी है वो किस ग्रंथ में? तो सी यूकी, जो कि आज के फर्स्ट पेपर में आया हुआ था। और यदि यह पूछे कि हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर कहाँ पे धर्म सभा का आयोजन करता था? तो वह जो करता था प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो रुद्रदामन द्वितीय का। और हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? तो खारवेल का। अगर यह पूछे कि भारत में प्राचीन जो देवताओं का नाम इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य मिला है कहाँ पर? तो बोगाजकोई अभिलेख में, एशिया माइनर के। तो मित्रों, मैं बीए प्रथम सेमेस्टर इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र HIS 102 से संबंधित इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया हूँ। आप अपने पाठ्य पुस्तक से भी इन प्रश्नों के जो यूनिट हैं, इकाई हैं, यानी कि जो टॉपिक हैं, उनको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। आप लोगों को परीक्षा में बहुत ही मदद मिलेगी। तो मित्रों, इसे तैयार करें और आगे जो विषय नहीं हुआ है उसकी तैयारी करें। और नाथ पंथ और दीनदयाल से संबंधित प्रश्न मैं भरसक प्रयास करूंगा, समय अभाव है लेकिन तब भी प्रयास करूंगा कि आपको वीडियो मिले समय से। तो मित्रों, आप लोग इसे तैयार कर लें, 1-2 बार वीडियो देखें और स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें पोज करके। वीडियो आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। हमें पूरा उम्मीद है कि आपका जैसे फर्स्ट पेपर पूरा मिला है हमारे पिछले वीडियो की, उसी तरह से 102 के भी प्रश्न मिलेंगे। तो मित्रों, आप अच्छे अंकों से पास हों, इसी शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही। नमस्कार।